नमस्कार, राज तिलक में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और मेरे साथ हैं मैं हूं आपके साथ रूबी जी। और हम लोग आज जो भी मतगणना है उसकी लगातार आपको ताज़ा आंकड़े, ताज़ा हालात बताते रहेंगे। हमारे संवाददाता काउंटिंग स्थल पर मौजूद हैं और वो भी वहाँ से ताज़ा रिपोर्ट और सटीक रिपोर्ट आपको भेजते रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है ये। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की मतगणना काउंटिंग को लेकर बोले कांग्रेस उम्मीदवार आकाश, ये चुनाव सक्रिय बनाम निष्क्रिय है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ से रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है और काउंटिंग को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश वर्मा बोले कि ये चुनाव सक्रिय बनाम निष्क्रिय का है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की मतगणना काउंटिंग को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार आकाश शर्मा का कहना है कि ये चुनाव सक्रिय है। ये चुनाव सक्रिय बनाम निष्क्रिय का है। ये मतगणना काउंटिंग को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार जो रायपुर दक्षिण से हैं, उन्होंने कहा है कि यह चुनाव जो है सक्रिय बनाम निष्क्रिय का है। यानी कि सक्रिय कौन है, निष्क्रिय कौन है, उनका सीधा जो रूबी यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य दिख रहा है वो ये लग रहा है कि वो अपने आप को सक्रिय बता रहे हैं और जो बीजेपी उम्मीदवार हैं उनको निष्क्रिय बता रहे हैं कि ये निष्क्रिय हैं। अब देखना होगा कि कौन सक्रिय और कितना सक्रिय होता है, ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि आकाश शर्मा ने क्या कुछ कहा। ये चुनाव जो दिया था उस दिन से मैंने एक ही बात कही थी कि ये चुनाव जो है देश का प्रधानमंत्री नहीं, राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, रायपुर दक्षिण विधायक तय करेगा। और ये चुनाव हमें कहा कि सक्रिय और निष्क्रिय का चुनाव था और मैंने पूरा प्रयास किया था कि अपने पूरे कैंपेन में मैं हर घर पहुंच पाऊं और जो रायपुर दक्षिण जो 40 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रहा हूँ, आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझे हैं, उन मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गया हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता ने इस बार परिवर्तन के नाम पे मत दिया है। तो ये थे आकाश शर्मा रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी और ये कह रहे हैं कि यह जो चुनाव है वो सक्रिय बनाम निष्क्रिय का था। यानी कि सीधे सीधे ना कह करके रूबी इन्होंने घुमा कर कहा है कि हम सक्रिय थे और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो निष्क्रिय थे। एक और बड़ी खबर आ रही है रूबी। एक और बड़ी खबर सरायकेला से आ रही है, जहां काउंटिंग को लेकर बोले चंपई सोरेन, बीजेपी की अधिकांश विधानसभाओं में जीत होगी, इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है। तो बड़ी खबर सरायकेला से आपको बता रहे हैं, जहां काउंटिंग को लेकर चंपई सोरेन का कहना है कि बीजेपी की अधिकांश विधानसभाओं में जीत होगी। देखिए, बड़ा दावा इन्होंने यहाँ पर किया है और इसके बाद ये भी कहा कि किंतु परंतु की यहाँ पर कोई भी आशंका नहीं है। निश्चित तौर पर विधानसभा में की आवश्यक मतलब कोई जगह नहीं है किंतु परंतु, लेकिन अब देखना होगा कुछ ही क्षणों में ये पता चल जाएगा कि कितनी किंतु परंतु है। चंपई सोरेन वही हैं, वही चंपई सोरेन है जो मुख्यमंत्री थे जब हेमंत सोरेन जेल में गए थे और ये मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। लेकिन उनके आने के बाद जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। बिल्कुल देवेंद्र जी, दावे और वादे तो हर पार्टियां करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद तस्वीरें जो हैं, धुंध जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी और धीरे धीरे जैसे हम रुझानों तक पहुंचेंगे तो तब जाके साफ होगा कि कौन निष्क्रिय है, कौन सक्रिय है और किंतु परंतु की कहाँ आवश्यकता है और कहाँ नहीं है। जी, तो आइए सुनते हैं इनके किंतु परंतु क्या कह रहे हैं। जी, पार्टी का ही, भाजपा का ही जीत है मैक्सिमम विधानसभा में, कहीं किंतु परंतु नहीं है। और सरकार भी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगी, इंडिया गठबंधन का ही बनेगी। विश्वास है। हम लोग चुनाव प्रचार के समय से ही संकेत मिल चुका है, भाजपा का ही जीत है मैक्सिमम विधानसभा में, कहीं किंतु परंतु नहीं है। और सरकार भी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगी, इंडिया गठबंधन का ही बनेगी। विश्वास है। हम लोग
चुनाव प्रचार के समय से ही संकेत मिल चुका है भाजपा का। तो ये चंपाई सोरेन थे, किंतु परंतु इनको कह रहे हैं कि कोई किंतु परंतु नहीं है, बीजेपी यहाँ से जीतेगी, सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से इनको हटाया गया था। तो ये जो है बीजेपी जाकर के ज्वाइन कर लिए थे। अब बीजेपी की सरकार अगर जो बनेगी, अगर जो आएगी, चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। चलिए रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले सरकार को लेकर हम। बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आज आने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सरकार को लेकर हम आश्वस्त हैं। तो देखिए, बड़े बोल कह दीजिए या बड़ा दावा यहाँ पर कह लीजिए देवेंद्र जी, बड़ा दावा यहाँ पर किया है। उनका कहना है कि सरकार को लेकर हम आश्वस्त हैं, मतलब उनकी सरकार बनना यहाँ निश्चित है, ऐसा उनका मानना है। बिल्कुल, लेकिन अब इतने आश्वस्त हैं तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि 81 सीटों में से कितनी बीजेपी की आ रही, कितनी बिल्कुल, बड़े बोल और बड़े दावे और बड़े बड़े वादे ये तो सामने आते हैं। इनके दावे भी सुन लेते हैं। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आएगी। देखिए सरकार को लेकर के हम आश्वस्त हैं। ये चुनाव के बाद हम सब लोगों ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक हम लोगों ने लिया है, मैं उस आधार पर कह सकता हूं झारखंड में इस बार 51+ सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आएगी। तो ये बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड, अब पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और हमको लग रहा है कि अगर इस समय किसी भी पार्टी के नेता से पूछा जाए कि क्या लगता है आपको, तो कहेंगे कि नहीं, मेरी ही सरकार बन रही है। लेकिन वास्तव में किसकी सरकार बन रही है? अगर जो ये भी देखा जाए रूबी, एग्जिट पोल की अगर जो बात की जाए तो उसमें भी बीजेपी बढ़त पे है हर जगह। तो लेकिन देवेंद्र जी, सवाल वही और बात वही कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो एग्जैक्ट आ रहा है ना, बिल्कुल। अब थोड़ी देर बाद ही रुझान आने के बाद ही पता चलेगा, तस्वीर तभी साफ हो पाएगी कि सरकार को लेकर ये कितने आश्वस्त हैं। चलिए, हमारे संवाददाता भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी अब देख लेते हैं कि काउंटिंग स्थल के क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं अभी। तो हमारे साथ जो इस समय जो हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, जिज्ञासा चंद्र रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, प्रशांत राव ब्यूरो हेड लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ अगर जो देखा जाए कि अनूप मिश्रा संवाददाता लखनऊ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं अर्चना धिंगरा जो संवाददाता हैं उत्तराखंड केदारनाथ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो उत्तराखंड में एक सीट पर उपचुनाव हुआ था केदारनाथ से, यहाँ से अर्चना धिंगरा जी ताज़ा अपडेट देंगी। लेकिन उससे पहले हम सीधे छत्तीसगढ़ चलते हैं और जिज्ञासा चंद्रा से जानते हैं कि काउंटिंग स्थल की स्थितियां क्या हैं इस समय, क्योंकि पोस्टल बैलेट से 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू होनी थी। तो पोस्टल बैलेट के क्या अभी काउंटिंग शुरू हो चुकी है या अभी कुछ देरी है, क्या है स्थिति, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं जिज्ञासा चंद्र। देखिए, दक्षिण रायपुर उपचुनाव का जो है आज परिणाम है और इस वक्त मैं मौजूद है इंजीनियरिंग कॉलेज जो मतगणना केंद्र जहाँ पर बनाया है मौजूद है। तो यहाँ पर जो है मतगणना जो है बैलेट पेपर से जो शुरू होने वाली थी वो कुछ ही देर में शुरू होगी, अब तक शुरू नहीं हो पाई। और यहाँ पर बात करें पुख्ता इंतजामों की तो बता दें यहाँ पर 56 कैमरे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं पूरी तरह से सुरक्षा के लिए। यहाँ पर कुछ ही देर में जो है मतगणना शुरू हो जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में जो दक्षिण रायपुर उपचुनाव का जो परिणाम है उसका नया विधायक कौन होगा। क्योंकि एक और जो है कांग्रेस की ओर से आकाश शर्मा जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 बार के महापौर और 1 बार के सांसद सुनील सोनी है। और ये दोनों के अलावा 30 प्रत्याशी और है जिन्होंने जो है अपना फॉर्म भरा था और वो भी मैदान में। तो 30 प्रत्याशियों का जो है आज परिणाम सबका आने वाले कुछ देर में जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। उसके बाद पता चलेगा कि कौन होगा दक्षिण रायपुर उपचुनाव का नया विधायक। क्योंकि 40 साल
से बृजमोहन अग्रवाल जी इस सीट को संभाल रहे थे। उसके बाद उनके सांसद बनने के बाद ये सीट जो है खाली हो गई। तो उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से जो है सांसद सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया था। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से बात करें तो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं आकाश वर्मा, उनको जो है अपना प्रत्याशी बनाया था। यहाँ पर उस वक्त में मौजूद है और देख सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा का इंतजाम किए जा चुका है। यहाँ कुछ ही देर में जो है यहाँ पर जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की तैनाती है पूरी तरह से, यहाँ पर पुलिस की तैनाती और यहाँ पर थोड़ी देर में जो है की काउंटिंग वहां पर देख सकते हैं। सभी यहाँ से जाने की एंट्री नहीं है। जहाँ जो मतगणना के अधिकारी जो मतगणना करेंगे उन सभी की एंट्री है और यहाँ पर जो सभी को एक एक करके वहां पहचान पत्र देख कर जो है सभी की एंट्री की जा रही है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर मतगणना चूंकि शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर थोड़ी देर में जो है मतगणना जो है शुरू होने वाली है। यहाँ पर बता दें कि इस मतगणना केंद्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए 56 कैमरे यहाँ पर जो लगाए गए। यहाँ पर अधिकारी जो मतगणना करने वाले वे यहाँ पर सभी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक जो सायरन बजी उसके बाद जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। जो टेबल 14 टेबलों में जो है 19 राउंड पर 14 टेबलों में जो है 19 राउंड पर जो है काउंटिंग होगी और 19 काउंटिंग के बाद जो है पता चल जाएगी दक्षिण रायपुर उपचुनाव का जो है नया विधायक कौन होगा। दोपहर 3 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएगी। थोड़ी देर मतदान जो शुरू हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे जो तस्वीरें साफ होती जाएंगी कि आज दक्षिण रायपुर उपचुनाव का नया विधायक कौन होगा। जी बिल्कुल जिज्ञासा। तो रूबी आप जी हमारे साथ प्रशांत राव ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़े हुए। प्रशांत, अगर हम यूपी की बात करें 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो अभी हालात वहां पर क्या है? अगर हम बात करहल, अलीगढ़, कुंदर की और सीसामऊ सीट की बात करें तो यहाँ पर हालात क्या है? चुनाव मतगणना को लेकर वहाँ स्थिति अभी कैसी नजर आ रही है? जी प्रशांत। बिल्कुल, देखिए सभी जगह जो है जो बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है और थोड़ी देर बाद जो ईवीएम खोली जाएंगे, ईवीएम की जो गिनती होगी, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले होनी है और उसके बाद फिर जो ईवीएम खोली जाएंगी और ईवीएम खोली जाएंगी तो जहां पर ईवीएम की गिनती होगी वहां पर जो सभी दलों के जो प्रत्याशी हैं और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके एक एक एजेंट एक एक टेबल पर मौजूद रहेंगे और जहाँ टेबल लगाई गई है काउंटिंग को लेकर वहां पर जो है बैरिकेडिंग लगाई गई है। किसी को भी काउंटिंग स्टेशन में मोबाइल या फिर कोई अग्निशमन यंत्र, गुटखा, तंबाकू आदि कोई ऐसा जो शस्त्र हो सकता है उसको ले जाने पर मनाही है। और अभी जो है पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और इसको लेकर जो है माइक्रो ऑब्जर्वर वहां लगे हुए हैं, काउंटिंग मैन लगे हुए हैं, इसके साथ ही काउंटिंग सुपरवाइजर वहां मौजूद है। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो सबसे पहले वो काउंटिंग जो सुपरवाइजर है उससे अपना जो है ऑब्जेक्शन दर्ज कराएंगे और उसके बाद आगे की शिकायत सुनी जाएगी और उसका तत्काल वहीं निस्तारण किया जाएगा। पोस्टल बैलेट की गिनती अभी शुरू हुई, उसका रुझान आना बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो है ईवीएम खुली जाएगी। ईवीएम खुले जाने के बाद जो है वास्तविक जो रुझान होंगे वो आना शुरू हो जाएंगे। सभी जगह जो है शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है और शांतिपूर्ण स्थिति के बीच जो है मतगणना जो पोस्टल बैलेट की है वो जारी है। बस जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंट यही इंतजार कर रहे हैं कि अब ईवीएम खुलेगी और ईवीएम में जो प्रत्याशी हैं उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा में 90 प्रत्याशी, उनका भाग्य का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम के बटन दबाकर कैद कर दिया है। बस इंतजार इस बात का है कि ईवीएम की सील खुले और ईवीएम की जो सील खुलेगी वो जो पार्टी के प्रत्याशी हैं या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके जो एजेंट हैं उनके सामने ही ये सीलें खोली जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में जहां भी काउंटिंग हो रही है, जहां पर भी स्ट्रांग रूम बनाया गया तो स्ट्रांग रूम से लेकर और काउंटिंग टेबल तक सभी जगह सीसीटीवी की निगरानी है और यह जो निगरानी है वो बाहर जहाँ वेटिंग एरिया में प्रत्याशी के एजेंट या अन्य प्रत्याशी जो बैठे हुए हैं वो साफ तौर से देख सकते हैं कि कौन सी ईवीएम कहाँ से आ रही है और कहाँ रखी जा रही है, रास्ता कितनी दूर है। ये सब चीजें साफ तौर से बाहर सीसीटीवी के माध्यम से दिखाई जा रही है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और जो निर्वाचन आयोग पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रत्याशी आरोप न लगाए, नहीं किसी कर्मी पर कोई आरोप लगाया जाए, ताकि आने वाले समय में जो स्थितियां चुनाव आयोग के सामने विवाद की उत्पन्न होती हैं, कई शिकायतें पहुंचती हैं, हालांकि उनका निस्तारण किया जाता है, लेकिन निश्चित तौर से पारदर्शिता बनाए रखने को लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम रुक करेंगे अर्चना धिंगरा जो केदारनाथ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संवाददाता उत्तराखंड। अर्चना जी, केदारनाथ में क्या स्थिति है अभी? पोस्टल बैलेट से जो मतगणना शुरू होने वाली थी तो क्या वो शुरू हो चुका है या कुछ देरी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर मतगणना अभी शुरू हो गई है
यहाँ पे पोस्टल बैलेट पेपर की पहले काउंटिंग शुरू की जा चुकी है। अधिकारी 8 बजे तक यहाँ पे मौजूद रहे थे और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हुए हैं। आपको बता दें यहीं पे कड़े इंतजाम के बाद भी लोगों को चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी वहाँ पे अग्निशमन से संबंधित या कोई हथियार वगैरह लेकर कोई अंदर ना आ जा सके। और बताते चलें कि आपको कि यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 2 बजे तक परिणाम आ जाएगा। यहाँ पे लोगों का भी आना जाना शुरू हो गया। जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के कार्यकर्ता धीरे धीरे प्रांगण में आना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें यहीं पर जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है तो वहां पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर निष्पक्ष यहाँ पे चुनाव का रिजल्ट देखने को मिलेगा। नहीं, एक चीज और है अर्चना जी कि यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि कई जगह उत्साहित होकर के, जीत से उत्साहित होकर के, एग्जिट पोल से उत्साहित होकर के पहले से लड्डू वड्डू बनने शुरू हो जाते हैं। तो क्या वहाँ कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं? जी नहीं, अभी ऐसी कोई स्थितियां अभी तक तो नहीं बनी हैं। लेकिन जैसा भी अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को दिखा देंगे। जी रूबी जी, आप अनूप जी से कोई सवाल लेना चाहेंगे? अनूप मिश्रा संवाददाता लखनऊ से बने हुए। अनूप, अगर हम मीरापुर, कटेरी, मझवा और खैर की बात करें, इन विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर अभी क्या स्थिति चल रही है, क्या अपडेट है मतगणना को लेकर? क्या मतगणना वहाँ पर शुरू हो गई है या होने वाली है? क्या स्थिति है, साफ कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की लगभग 9 सीटों पर जो मतगणना शुरू हो गई है। अभी सुबह से जो बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है, धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो गए, जिसमें 6 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। हम आपको बता दें कि जो मीरापुर में है, मीरापुर में जो है मिथिलेश पाल जो रालोद की कैंडिडेट हैं वो आगे चल रही हैं। वहीं पर सुम्बुल राणा जो समाजवादी पार्टी से हैं, प्रत्याशी हैं, कादिर राणा की कहूँ, वो पीछे चल रही हैं। तो धीरे धीरे जो बैलेट पेपर के हैं वो रुझान आने शुरू हो गए। वहीं अगर जो हम खैर विधानसभा की बात करें तो खैर विधानसभा में जो है सुरेंद्र दिलेर आगे चल रहे हैं और चारू खैन जो समाजवादी पार्टी की चारू खैन है वो पीछे चल रही है। वही यदि बात करते हैं मझवा से तो सुष्मिता मौर्य वो आगे चल रही हैं और वहां पे जो ज्योति बुंद सपा से हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो इस तरीके से बात करते हैं कटहरी की, तो कटहरी से धर्मसाद निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं और वहां से शोभावती वर्मा दुलाल जी वर्मा की पत्नी है जो वर्तमान में वहां के सांसद हैं वो पीछे चल रही हैं। तो कह सकते हैं कि जो 9 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से आपको बता दें कि 32 राउंड की काउंटिंग होनी है। सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा वो सीसा मौका आएगा, वहां पर 20 राउंड की काउंटिंग होनी है और बाकी सभी जगह पर 32 राउंड की काउंटिंग होनी है। तो सभी जगह से रुझान शुरू हो गए हैं। वर्तमान में शुरुआती बढ़त भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है, वहीं 3 पर जो है समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। नसीम सोलंकी जो है वो उन्होंने आरोप भी लगाया है, इरफान सोलंकी की पत्नी है, कि यहाँ पर जो है बैलेट पेपर है उसमें कुछ धांधली होने के आसार है, या कह सकते हैं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो वो ईवीएम मशीनें हैं उनकी वीडियोग्राफी कराई जाए, पहले फोटोग्राफी कराई जाए। इस तरीके के भी जो हवाएं शुरू हो गई है चलना। तो आपको बता दें करीब 12 बजे तक रिजल्ट साफ हो जाएगा कि हवा किसके पक्ष में बह रही है। लेकिन वर्तमान की स्थिति बात की जाए तो शुरुआती जो बैलेट पेपर है उन रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी फाइट में टक्कर दे रही है। लड़ाई उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें। चलिए बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर रूबी। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ यूपी उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। बीजेपी के खाते में 5 वोट, सपा 2, यूपी में 3 वोट से आगे बीजेपी। तो बड़ी खबर आपको देखिए, बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको बता रहे हैं। यूपी उपचुनाव की मतगणना जो है वो शुरू हो गई है। बीजेपी के खाते में 5 वोट, सपा के में 2, यूपी में 3 वोट से बीजेपी आगे चल रही है। इनकी सपा जो है 2 सीटों पर आगे है और 3 सीटों पर जो है बीजेपी। तो बीजेपी के खाते में सपा 2, ये उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। बीजेपी के खाते में 5 वोट है, सपा को 2 और यूपी में 3 वोट से बीजेपी आगे चल रही है।
तो चलिए अपने जो संवाददाता है उनके पास हम चलते हैं और बात हो रही थी अनूप मिश्रा से। जी अनूप, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी आगे चल रही है लगातार, जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें, और सपा फाइट दे रही है। क्या लगता है कि ये आपको ईवीएम जब खुलेगा 8:30 बजे के बाद तो यही फाइट दिखाई देगी या कुछ परिवर्तन होने के आसार भी हैं? और ये जो फाइट है पोस्टल जो बैलेट है इसकी गणना को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर अन्य नेताओं का क्या कुछ बयान आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दें देवेंद्र जी कि देखिए अभी जो शुरुआती रुझान है पोस्टल बैलेट जो खुल रहे हैं उससे कोई रिजल्ट तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि जो शुरुआती रुझान होते हैं वो एक उत्साहवर्धन जरूर करते हैं। जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहीं न कहीं उससे उत्साहित होते हैं। अब ये समय बताएगा, अभी करीब 10-11 बजे तक काफी जो तस्वीर साफ हो जाएगी कि योगी की कटेंगे कि बटेंगे की जो है नारा चलेगा या समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का पीडीए का जो फार्मूला है जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा चलेगा। तो ये दोनों नारों की लड़ाई चल रही है और ये कह सकते हैं कि जो नेता है उनकी भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। लगातार जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि जीत हमारी होगी, हम 9 की 9 सीटों पर जीतेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी जो है लगातार ख्वाब देख रही है 9 की 9 सीटों पर हम जीतेंगे और हमारी समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई पे नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर जो बेईमानी नहीं करते हैं तो एक सीट भले ही भारतीय जनता पार्टी वाले जीत जाए, अन्यथा सभी की सभी सीटें भारतीय समाजवादी पार्टी जीतेगी। दोनों यानी कि बीजेपी अगर जीत गई तो बेईमानी करती है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी अगर जो जीत रही है तो बेईमानी कर रख के जीतेगी, ये कहना है आपका। और अगर सपा जीतती है तो ईमानदारी से जीतेगी, ये सब चल रहा है। आप ध्यान देवेंद्र जी, आप अगर जो पूर्व के चुनाव में जाते हैं तो जब भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो हमेशा ईवीएम का रोना शुरू हो जाता है विपक्ष की तरफ से। तो वो जहां जीतता है विपक्ष वहां तो वो सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन जब हारता है विपक्ष तो वहां पे ईवीएम और बेईमानी शुरू हो जाती है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू हो चुका है और ये तो कहते हैं पहले से ही शुरू होगा चल रहा है। चुनाव की बात करते हैं, चुनाव जब शुरू हुआ था तभी काफी आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो शासन प्रशासन उसमें उनकी मदद कर रहा है, पुलिस वाले जो है काफी विवाद खड़ा कर रहे हैं, वहां पर लोग के आईडी चेक कर रहे हैं। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो काफी नाराज नजर आए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए थे। वहीं अगर उसी के तुरंत बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। भूपेंद्र सिंह चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाए थे कि समाजवादी पार्टी बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग करा रही है। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। तो आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव से शुरू हो गया है, लेकिन वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में दोनों का एक ही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वो बेईमानी कर रही है। ये समाजवादी पार्टी का जो प्रत्यक्ष आरोप जो है तो भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रशांत राव भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जैसा कि आपने देखा कि काउंटिंग शुरू हो गई है और बीजेपी 3 वोटों से आगे है। आपके सामने स्थिति हल्की हल्की सामने आ रही है। अगर हम करहल सीट की बात करें तो ये हॉट सीट मानी जाती है, यहाँ पर 2 दामाद आमने सामने हैं, तो कैसी स्थिति वहां देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल, करहल में 2 दामाद जहां आगे आमने सामने हैं तो वहीं देखा जाए कि फूफा भतीजे भी आमने सामने हैं। तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं और इसके साथ ही अनुजेत प्रताप सिंह वह भी चुनाव लड़ रहे हैं। अनुजेत प्रताप के दादा भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं और तेज प्रताप के दादा भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। 2022 में यहाँ पर अखिलेश यादव चुनाव जीते थे और उन्होंने जो है यहाँ से इस्तीफा दिया था। सांसद बनने के बाद ये सीट रिक्त हुई थी। ऐसे में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। अगर अभी ताजे आंकड़े देखे जाएं पोस्टल बैलेट में जहां अनुजेश प्रताप सिंह आगे चल रहे थे, वहीं अब जो है तेज प्रताप सिंह आगे हैं इस पोस्टल बैलेट की गिनती में। निश्चित तौर से देखिए सपा ने यहाँ बढ़त बनाई है और अभी ईवीएम की जब गिनती शुरू होगी उसके बाद जो तस्वीरें साफ होने लगेंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति यही है कि थोड़ी तस्वीरें अब बदलने लगी हैं यहाँ पर। पोस्टल बैलेट में भी समाजवादी पार्टी को यहाँ
बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कल ही जो है अपने पार्टी के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं से एक्स के माध्यम से एक अपील की थी और उन्होंने कहा था कि सुबह ही सभी लोग काउंटिंग सेंटर पहुंच जाएं और वहां सबसे पहले नियमानुसार जो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है उसे कराएं, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो। ये ऐसी जो है अपील अखिलेश यादव की तरफ से की गई थी। निश्चित तौर से अभी सभी जगह शांति बनी हुई है और वहां काउंटिंग चल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती लगभग खत्म ही होने वाली है, बस कुछ मिनट में ही पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो जाएगी और उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगे और ईवीएम से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। रुझानों की स्थिति देखी जाए कि यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, क्योंकि 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सीटें थी, समाजवादी पार्टी के साथ 4 सीटें थी, 1 सीट आरएलडी की थी। तो ऐसे में अब देखिए सीटें बढ़ाने को लेकर यहाँ लड़ाई है। हार जीत की बात की जाए तो निश्चित तौर से जो वोटिंग हुई है उसमें अभी के जो रुझान है और जनता के जो रुझान है उसमें यह है कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो सकता है कि यहाँ पर 8-1 का आंकड़ा हो सकता है। इसके साथ 7-2 का आंकड़ा भी यहाँ हो सकता है। साथ में जो है जो बड़ी ही जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर मतदाताओं ने अपना जो है मत यहाँ प्रत्याशियों को दिया है। बहुजन समाज पार्टी भी इस बार जो है चुनावी मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो वहीं कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल है। कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं है। हाँ, चारू कैन जो थी वो क्योंकि कांग्रेस नहीं लड़ रही थी इसलिए समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। तो चारू कैन भी चुनावी मैदान में है। जो अलीगढ़ की खैर विधानसभा है वहां से वो चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पहल सिंह हैं और इसके साथ ही सुरेंद्र दिलेर भी यहाँ से चुनाव मैदान में है। हालांकि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जो है 60,000 वोट पाई थी और दूसरे नंबर पर थी। पहले नंबर पर यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अनूप प्रधान यहाँ से जीते थे। निश्चित तौर से देखिए इस बार जो स्थितियां होंगी वो थोड़ी असमंजस वाली हो सकती हैं क्योंकि बहुजन जिस तरीके से उतारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी मुसीबत बन सकते हैं। यही स्थिति जो है कानपुर की सीसामऊ में भी है जहां अकेली मुस्लिम प्रत्याशी नसीम सोलंकी हैं तो वहीं भाजपा से सुरेश अवस्थी चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने वीरेंद्र कुमार को चुनाव लड़ा है। वीरेंद्र कुमार ब्राह्मण समाज से हैं तो वहां जो है सुरेश अवस्थी को थोड़ी वो दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो वहीं अपना दल कमेरियावादी ने यहाँ पर गौरव वाजपेयी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो बिल्कुल प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ ही वोट प्रतिशत जाए जी प्रशांत जुड़े रहिए हमारे साथ। कुछ ही वोट प्रतिशत की बात कर ली जाए तो ये नुकसान कहीं ना कहीं सुरेश अवस्थी को भी नुकसान कर सकते हैं क्योंकि सुरेश अवस्थी जब 2017 में चुनाव लड़े तो महज करीब 5,600 वोट से ही यहाँ से हारे थे। जी प्रशांत, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सीहोर से संवाददाता सलभ चौहान भी जुड़े हुए हैं। सलभ, अगर हम बुधनी विधानसभा सीट की बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट इसे माना जाता है क्योंकि अब तक सबसे पहले तो आप यहाँ के रुझान हमें बताइए। रुझान अभी तस्वीरें वहां पर क्या है, स्थिति क्या है, मतगणना क्या शुरू हो गई? दूसरा ये कि सबसे हाई प्रोफाइल यहाँ पर ये सीट मानी जाती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से अब तक चुनाव लड़ते आए और जीतते भी आए। अब की बार वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो सांसद बन चुके हैं। तो क्या लगता है बीजेपी ही इसका फायदा उठाएगी या कांग्रेस इसका फायदा ले सकती है? जी हाँ, चलिए अब हम रुक करते हैं। अभी सीहोर से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे लेकिन हम रुक करेंगे रायपुर की तरफ रुक करेंगे जहां पर हमारी संवाददाता जिज्ञासा चंद्र हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनसे जब हमारी बात हुई थी जिज्ञासा से तो जिज्ञासा ने ये बातें कही कि अभी बैलेट पेपर की गिनती शुरू नहीं हुई है। तो जान लेते हैं कि अब तो काफी वक्त हो गया है और शायद शुरू हो गया हो। क्या स्थितियां हैं अभी जिज्ञासा? रुझान आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपको बता दें कि जो ईवीएम से भी जो है इसकी मतगणना जो है शुरू हो जाएगी। इस वक्त जो है पोस्टल बैलेट से मतगणना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। सारे जो कर्मचारी हैं, सारे जो मतगणना करने के जो अधिकारी है वो सभी अंदर जा चुके हैं और यहाँ पे पोस्टल बैलेट से जो है मतगणना शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में इसके रुझान आने जो है शुरू हो जाएंगे। इस वक्त जो है रायपुर कलेक्टर एसपी सभी आपस जो है मौजूद है। यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके ताकि किसी भी तरह की अनहोनी की घटना
देखने को। और यहाँ पर कुछ ही देर में जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सभी के जो कार्यकर्ता है वे सभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और अपने अपने पार्टी के जो नेताओं जो कैंडिडेट है उन सभी को जो उत्साहवर्धन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कुछ ही देर में थोड़ी थोड़ी तस्वीरें जो है साफ होती नजर आएगी। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे और ढोल नगाड़ों के साथ जो अपने अपने पार्टी के कैंडिडेटों का जिस तरह से ईवीएम में परिणाम जो सामने आएगा उस तरह से जो है उसको उत्साहवर्धन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन तो 11 से 12 बजे के बीच तस्वीरें लगभग पूरी तरह से साफ होती नजर आएगी और लगभग 2 बजे तक तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि आखिर दक्षिण रायपुर उपचुनाव का नया विधायक कौन होगा। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें तो साफ हो ही जाएंगी, लेकिन अब रुक करेंगे अर्चना ढींगरा जी की तरफ। अर्चना जी माफ कीजिएगा, केदारनाथ जो सीट है यहाँ पर आपने बताया कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो गई है, तो कुछ रुझान आ रहे हैं कि नहीं अभी? और एक बात और बता दीजिएगा लगे हाथ कि जो कटेंगे बटेंगे वाले जो नारे थे वो यहाँ पर चले हैं कि नहीं चले हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी, कटेंगे बटेंगे के नारे पे कोई इधर इतना ज्यादा रुझान नहीं रहा है। लेकिन हाँ, रही बात बैलेट पेपर की जो काउंटिंग शुरू हुई है, अभी तक उसका कोई रुझान नहीं आया। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है इस वक्त। इस वक्त का जो है बीजेपी वर्सेस एक सीट के लिए की वो है। अब 2 बजे तक इसका रुझान आएगा और ये पता लग जाएगा हमें कि कौन इस समय का विधायक केदारनाथ से होगा। जैसे ही रुझान आए अर्चना जी, यहाँ पर जी आप कुछ कह रही थी, पूरी कीजिए अपनी बात। मैं बता रही थी आपको कि जैसे कि कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे मैदान में लोगों का जमावड़ा शुरू हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई उत्साहवर्धन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई जो बैलेट पेपर का रुझान है अभी नहीं आया है। जी ठीक है, जैसे ही रुझान आए हमें जरूर अवगत कराइएगा, अपने दर्शकों को जरूर अवगत आप कराइएगा और नजर बनाए रखिए कि रुझान कब आ रहे हैं। आशा नौटियाल जी यहाँ से हैं बीजेपी से प्रत्याशी और कांग्रेस से मनोज रावत जी हैं जो यहाँ पर चुनाव मैदान में है। यहाँ वर्सेस आप देख सकते हैं कि किनके बीच है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर आगे उठता ये है कि अब हम रुख करेंगे अनूप मिश्रा की तरफ। अनूप मिश्रा, जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी कुछ अगर जो ताजा अपडेट हो तो जरूर बता दीजिए, उसके बाद हम सवाल करें आपसे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है यहाँ पर सुबह शुरू हुई है काउंटिंग 8 बजे से, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती नजर आ रही है। अभी वर्तमान की हम बात करते हैं तो कटहरी विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। मंझवा, मीरापुर और खैर, इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहीं पे बात करते हैं सीसामऊ से सुली नसीम सोलंकी आगे चल रही है। फूलपुर से दीपक पटेल भारतीय जनता पार्टी से वो आगे चल रहे हैं। करहल से तेज प्रताप यादव अब आगे चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले थोड़ा अनुजेश यादव जरूर आगे हुए थे, लेकिन अब तेज प्रताप यादव आगे हो चुके हैं। वहीं कटहरी से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही। तो वर्तमान में अभी तक करीब आपको बता दें 9 साढ़े 9 बजे तक 9 बजे तक बैलेट पेपर चलेंगे। इसके बाद ईवीएम खुलेंगी, तब स्पष्ट होगा कि परिस्थिति क्या होगी। लेकिन वर्तमान में करीब 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वही समाजवादी पार्टी करीब 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और आपको ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से जो है शुरुआती चुनाव रुझान आने शुरू हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और अब धीरे धीरे आपको बता दें सभी स्थल पर भी पहुंच रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन की भी नजर हुई। पुलिस प्रशासन ने साफ निर्देश दिए, चुनाव आयोग ने भी निर्देश दिए हैं कि 50 लोगों से ज्यादा कोई भी प्रत्याशी भीड़ नहीं लेकर के जाएगा। वही चुनाव विजय जुलूस पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जो उनके समर्थकों को है उनको भी दूर रहने के लिए कहा गया है, जहां पे मतगणना स्थल है, और प्रत्याशियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए चुनाव आयोग की तरफ से कि किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो वहां पर जो है प्रत्याशी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार जो है चुनाव आयोग भी अपनी नजरें बनाए हुए है। प्रशासन भी कहीं न कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर जो है सख्त नजर आ रहा है। तो अब धीरे धीरे मतगणना आगे बढ़ रही है। अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा, परिस्थिति जो है क्लियर होती नजर आएगी कि कौन आगे बढ़ रहा है।
उत्तर प्रदेश की 9 जो विधानसभा सीटें हैं वो कहीं ना कहीं आपको बता दें, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे इसका कोई बहुत बड़ा, या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पे इन सीटों को जीतने हारने का बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है देवेंद्र जी। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो उत्तर प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ा था, तो ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मैसेज जाएगा भारतीय जनता पार्टी ये 9 में से 7 चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 51 सीटों पर महायुति एनडीए आगे है। महाराष्ट्र में 9 सीटों पर एमवीए इंडिया गठबंधन आगे है। उत्तर प्रदेश में रुझान आना शुरू हो चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में रुझान आना शुरू हो गए हैं। फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल आगे हैं। मीरापुर सीट से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल आगे चल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि अगर जो मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी, महाराष्ट्र में 51 सीटों पर महायुति एनडीए आगे चल रहा है। महाराष्ट्र में 9 सीटों पर एमवीए इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो ये तो पोस्टल बैलेट के रिजल्ट हैं, और महाराष्ट्र में अगर जो इस तरह के रुझान आ रहे हैं तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल जो है वो कहीं न कहीं सही साबित होते दिख रहे हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआती रुझान है, आगे बहुत सी स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहेंगी। ईवीएम खुलेंगे और उसमें क्या ईवीएम में कैद है, ये भी देखने वाली बात होगी, और आरोप प्रत्यारोप भी देखेंगे। लेकिन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और राज तिलक में किसका राज तिलक होगा ये हम बताएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।